हेलो बच्चों, ये वीडियो कक्षा 3 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के व्याकरण प्रवाह के 5वां पाठ है संज्ञा। संज्ञा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाउन। संज्ञा को ही अंग्रेजी भाषा में नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं संज्ञा को जानने के लिए। ये कौन से उदाहरण है? ये ताजमहल है, ये यमुना नदी के किनारे है, ये आगरा में है। यहाँ पर क्या कहा गया है? 1, 2, 3 वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में से कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। क्या किया गया है? उनको अंडरलाइन किया गया है। ऐसे कौन से शब्द है? ताजमहल, यमुना और आगरा। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में, उसके बारे में कहा गया। ये सारे क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी ना किसी चीज़ को कुछ ना कुछ नाम होता है और जिन चीज़ों को जो नाम होते हैं उन नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, आप सभी के कुछ ना कुछ नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? नाउन है। अगर वो प्राणी है तो भी, अगर कोई कुत्ता बिल्ली घर में होता है तो उसको वो नाम देते हैं, मोती होते हैं, बिल्ली के लिए मिनी होता है, तो ये क्या हो गया? उसको नाम दिया गया ना, तो वो नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अगर कोई किसी गांव को नाम है, हमारे गांव को जैसे चुमन गांव, कोरेगांव, ये क्या हो गए? गांव हो गए। तो किसी स्थान को ये दर्शाते हैं ना, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। वैसे ही राज्यों के नाम है, देशों के नाम है, ये सभी नाम क्या है? किसी भी चीज़ के, वस्तु के, स्थान के जो भी कुछ नाम है उन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द क्या है? वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी भाव अगर आप प्रकट करते हो, कोई भी व्यक्ति मतलब वो पर्टिकुलर व्यक्ति, उसका जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वैसे ही कि किसी भी वस्तु को, अगर ये मेरे हाथ में चॉक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये वस्तु है। ये चेयर है, ये टेबल है, तो ये क्या हो गए? वस्तु हो गई ना, तो उसके तो नाम है ना, तो ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। वैसे ही स्थान, कोई भी किस स्थान में अब मैं खड़ी हूँ, चमनगांव के हमारे स्कूल में हूँ, तो ये चमनगांव क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया ना, तो ये संज्ञा कहलाता है। वैसे ही कोई भी भाव, अगर मुझे गुस्सा आता है, मुझे हंसी आती है, क्रोध आना, गुस्सा आना, ये क्या है? भाव है। और ये भाव क्या है? जो भी भाव के जो नाम होते हैं, अगर मुझे खुश होती हो तो मुझे क्या आता है? हंसी आती है। अगर गुस्सा आता है तो मैं जब क्रोधित होती हूँ तो उसे क्रोध को क्या, ये क्रोध ये भाव हो गया ना, तो उस भाव को नाम दिया गया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो आप सभी को ये परिभाषा फिर से मैं बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे ही संज्ञा के भेद है। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है? इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है? इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? विशेष वस्तु। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष वस्तु, विशेष होनी चाहिए, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? स्पेशल होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर वस्तु या व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी जी क्या हो गए इसमें से? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम दिया गया है उसमें, तो महात्मा गांधी जी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
वैसे ही यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, मोहन हंस रहा है। मोहन क्या है? एक बच्चा है, एक बालक है, और उसका मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर विशेष नाम दिया है, उसको एक परफेक्ट पर्टिकुलर नाम दिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में? मोहन हंस रहा है, इसमें से मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही गुलाब का फूल सुंदर है, तो उसमें मैंने पर्टिकुलर सभी फूल कहा है क्या? मैंने कौन सा भी फूल कहा है क्या? नहीं, एक विशेष कहा है ना फूल। तो कौन सा फूल कहा मैंने? गुलाब का फूल सुंदर है, तो उसमें गुलाब एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया ना, पर्टिकुलर संज्ञा हो गई, नाम दिया गया ना मैंने उसको पर्टिकुलर। तो गुलाब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन हंस रहा है, गुलाब का फूल सुंदर है, इसमें से गुलाब महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो एक पर्टिकुलर नाम उसमें महात्मा गांधी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही पंडित नेहरू जी को चाचा नेहरू कहते हैं, उसमें से क्या हो गया? पंडित नेहरू जी को, पंडित नेहरू जी क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए, क्योंकि उसमें विशेष व्यक्ति का नाम आ गया है। तो समझ में आ गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसमें और इसमें डेफिनेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है बच्चों? यहाँ पर क्या कहा है? सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या कहा है? विशेष वस्तु या व्यक्ति को। और यहाँ पर क्या कहा गया है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। यहाँ पर विशेष है, तो यहाँ पर संपूर्ण जाति शब्द है। संपूर्ण जाति से मतलब क्या होता है बच्चों? संपूर्ण जाति मतलब समूह को, पूरे समूह को। यहाँ पर एक विशेष नहीं है, यहाँ पर पूरा समूह आ गया है, पूरे समूह, संपूर्ण जाति का उल्लेख आ गया है। मतलब इन दोनों का मैं पहले आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इसमें क्या आ गया है? संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का या जाति का अर्थ क्या होता है? समूह का, संपूर्ण समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरणार्थ नदी सागर में मिलती है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर क्या है? इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी। नदी क्यों है बच्चों? अगर यहाँ पर गंगा नदी सागर में मिलती है, तो गंगा तो पर्टिकुलर नेम हो गया ना, विशेष हो गया ना नेम। अगर गंगा आता तो क्या आता है? व्यक्तिवाचक में जाता, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का नाम हो गया ना गंगा। गंगा तो पर्टिकुलर संज्ञा हो गई ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? नदी सागर में मिलती है। यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिया है क्या? नहीं। पर्टिकुलर संज्ञा का इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया है। तो यहाँ पर नदी समूह को दर्शाती है, संपूर्ण जाति को संबोधित करती है, इसलिए यहाँ पर नदी क्या आ गई? नदी सागर में मिलती है। तो यहाँ पर नदी, एक नदी का उल्लेख होता तो ये क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता। गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी किसी भी एक नदी का यहाँ पर उल्लेख होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर नदी कहा है, समूहों को कहा है, तो ये क्या आ जाएगा? नदी सागर में मिलती है, तो नदी क्या है? जातिवाचक है। वैसे ही कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं, तो ये कक्षा क्या हो गया? समूह हो गया ना। कक्षा, जितनी भी कक्षा होती है हमारे स्कूल में, जितनी सारी कक्षा है उसमें क्या? बच्चे, तो ये समूह को संबोधित करते हैं ना, तो इसमें से कक्षा क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मीन्स हमारे जो इमोशंस, जो हमारे भावनाएं प्रकट करते हैं, जिस संज्ञा से उसको नाम दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है उस संज्ञा के अवस्था का, जो संज्ञा का रूप होता है, उस संज्ञा का भाव के जो संज्ञा इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ऐसे भाववाचक संज्ञा कौन से? भाव जो हमारे भाव प्रकट होते हैं, वो अवस्था होती है, वो कौन से हैं? भूख, मिठास, क्रोध, कड़वा, एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। उदाहरणार्थ, आज बहुत गर्मी है। आज क्या है? बहुत गर्मी है। तो यह गर्मी क्या है? हमने भाव प्रकट किया ना। इसमें भाववाचक संज्ञा में और एक बात महत्वपूर्ण होती है, इसको हम छू नहीं सकते।
छू नहीं सकते मीन्स जो ये संज्ञा है इसे हम टच नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ परखा जाता है। परखा जाता है मीन्स हम उसे फील करते हैं। गर्मी को किसी ने छुआ है क्या बच्चों? नहीं, गर्मी तो फील करने वाली चीज़ है ना, तो इसे इसका हमें एहसास होता है, इसे हमने परखा है कि आज बहुत गर्मी है। गर्मी तो मौसम के बारे में बताते हैं ना, आज बहुत बारिश है, ये बारिश बहुत बारिश है, ये बहुत गर्मी है। ये क्या है? गर्मी बारिश क्या है? ये हमारे भाव प्रकट हुए ना उसके बारे में, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वैसे ही परशुराम को बहुत क्रोध आ जाता है। क्रोध क्या हो गया? एक क्रोध भी भाव हो गया ना, जो अवस्था हमारे मन की थी वो प्रकट हो गया ना, तो क्रोध भी उस जो हमसे प्रकट होता है, जिस अवस्था से जो कुछ संज्ञा हमसे प्रकट होती है, जो रूप प्रकट होता है संज्ञा का, उसे नाम दिया गया है। परशुराम को क्रोध आ जाता है, तो क्रोध क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो उसके साथ ही आज बहुत गर्मी है, वो ईमानदार है। वो एक बच्चे के बारे में कहा जाए तो वो ईमानदार है, ईमानदार उसके बारे में उसका भाव अवस्था उसकी प्रकट की गई ना, तो ये ईमानदार भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? उनको हम छू नहीं सकते, उनको हम परखा जाता है, उन्हें हम परखा जाता है। ये सब कुछ है क्या है? इन्हें हमें भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जाता है। ये हमारे हिंदी के संज्ञा के 3 बोध है। अब हमने क्या देखा? संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में देखा हमने। तो हिंदी में कौन सी भाषा का प्रभाव है? अंग्रेजी का प्रभाव पड़ गया है। तो इसके अलावा अंग्रेजी के प्रभाव के अनुसार संज्ञा के और 2 रूप है और 2 भेद है। वो कौन से है उसके बारे में अब हम देखते हैं। उसके अंग्रेजी के प्रभाव के वजह से हिंदी के 2 और भेद है संज्ञा के। वो कौन से है? पहला है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। ये संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का, किसी समूह, किसी चीज का, समूह का जो भी कुछ वस्तु है, कोई भी कुछ जो भी कुछ चीज है, उसके समूह का बोध कराती है। कौन समूह का बोध कराती है? समूहवाचक संज्ञा। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। तो ऐसे समूहवाचक संज्ञा कौन से है? झुंड, गुच्छा, भीड़, एक्सेट्रा। झुंड, प्राणियों का झुंड आता है। तो क्या होता है? इसमें समूह का बोध हो गया ना, तो ये झुंड क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। वैसे गुच्छा मतलब फूलों का गुच्छा होता है, तो ये समूह आ गया ना, एक फूल है क्या उसमें? नहीं, ये समूह को दर्शाता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, लोगों की भीड़, बच्चों की भीड़, ये क्या है? समूह को दर्शाती है। वैसे ही दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को ये अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये किसको द्रव्यवाचक संज्ञा किसे दर्शाते हैं? वो किसी द्रव या द्रव्य या धातु को दर्शाते हैं। वह द्रव्य कौन से है? घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा आदि। ये क्या होते हैं?
किसी द्रव्य का बोध कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? घी, तेल, पेट्रोल और डीजल। अब हमने इस पाठ में संज्ञा के बारे में देखा बच्चों। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।